जेरी लेन यूनाइटेड नेशंस का एक इन्वेस्टिगेटर रह चुका था। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी पत्नी कैरिन और बेटियां कॉनी और रैचल के साथ एक सुखमय जिंदगी गुजार रहा था। अपनी बेटी रैचल के जन्मदिन के मौके पर जेरी परिवार के साथ घूमने निकला था, लेकिन वह सुबह कुछ अजीब थी। फिलाडेल्फिया शहर की सड़कों पर हर तरफ लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। कई हेलीकॉप्टर शहर के ऊपर गश्त लगा रहे थे और सड़कों पर लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे थे। जेरी ने समाचार सुनने के लिए कार का रेडियो ऑन किया। रेडियो पर बताया जा रहा था कि दुनिया में एक अज्ञात महामारी तेजी से फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि ये महामारी जानवरों के काटने से इंसानों में फैली है, क्योंकि इसके लक्षण कुछ हद तक रेबीज की तरह है। अब तक 12 देश इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी दौरान सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां भागती नजर आई। जेरी हालात का जायजा लेने कार से बाहर आया, तभी अचानक उनसे थोड़ी दूर एक धमाका हुआ, जिससे सड़कों पर भगदड़ मच गई। इतने में ही एक पुलिस वाले ने अपनी बाइक जेरी के पास रोकी और जेरी को कार के अंदर जाने को कहा। जेरी घबराकर कार के अंदर आ गया। उसी पल अचानक पीछे रफ्तार से आती एक बेकाबू ट्रक उस पुलिस वाले को रौंदती हुई आगे निकल गई और ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को टक्कर मारती हुई आगे बढ़ती रही। जेरी ने उसी वक्त अपनी कार उस ट्रक के पीछे लगा दी। वो ट्रक की आड़ लेकर ट्रैफिक से निकलना चाहता था, पर आगे एक स्क्वायर पे आकर वो ट्रक एक दूसरी ट्रक से टकराकर पलट गई। जेरी कार दूसरी दिशा में मोड़कर वहां से निकलने लगा, पर तभी एक के बाद एक 2 गाड़ियां जेरी की कार से टकरा गई। खुशकिस्मती से एयरबैग की वजह से जेरी और उसके परिवार की जान बच गई। जेरी और कैरिन ने बच्चों को कार से बाहर निकाल लिया, पर बाहर हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। कुछ तो था जिनसे वो डर कर भाग रहे थे। तभी देखते ही देखते एक औरत गुर्राती हुई एक कार की विंडशील्ड पर कूद पड़ी और पागलों की तरह अपने सिर से ही विंडशील्ड को ठोक ठोक कर फोड़ डाला। फिर वह किसी जानवर की तरह कार में सवार आदमी पर झपटी और अपने दांतों से उसके हाथ पर काट कर वहां से भाग गई। अगले ही पल दर्द से छटपटाते हुए उस आदमी के शरीर में बदलाव होने शुरू हो गए और करीब 12 सेकंड में ही वो आदमी भी उस औरत की तरह खूंखार हो गया, मानो उसका दिमाग उसके वश में ही ना हो। वो अपने परिवार को ही काटने लगा। उसी तरह उन खूंखार लोगों के काटने से कई सारे लोग खूंखार हो चुके थे और दूसरों को काटकर उन्हें भी इफेक्ट करते जा रहे थे। जेरी और कैरिन उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर एक आरवी में चढ़ गए और किसी तरह शहर की भीड़ से दूर निकल आए। इसी दौरान जेरी को उसके दोस्त टियरी का कॉल आया, जो यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल था। जेरी ने टियरी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। टियरी ने कहा, यह तो मैं भी नहीं जानता। ऐसी महामारी मैंने पहले कभी नहीं देखी। मैं खुद बड़ी मुश्किल से बचकर निकला हूं। जेरी, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं, क्योंकि इस संकट से निपटने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद टियरी ने जेरी को एक अपार्टमेंट की लोकेशन बताई जहां वो हेलीकॉप्टर भेजने वाला था। जेरी उसी वक्त उस अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। इस दौरान उसे आरवी में एक बंदूक भी मिल गई थी। उसे लेकर जेरी अपने परिवार के साथ उस अपार्टमेंट तक पहुंच गया, पर तभी उनके पास ही एक आदमी ऊपर बिल्डिंग से एक कार पे गिरा। वो आदमी भी इफेक्टेड था। इतने ऊपर से गिरकर भी वो सही सलामत खड़ा हो गया और तेजी से भागता हुआ जेरी और उसके परिवार की ओर आने लगा। तभी जेरी ने सीधा उसके सिर पर गोली दाग दी, जिससे वो धाराशायी हो गया। पर तभी ढेर सारे और इफेक्टेड लोगों का झुंड उनकी ओर आने लगा। ये देख जेरी अपने परिवार को लेकर उस अपार्टमेंट में घुस गया और सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल में जाने लगा, पर वे खूंखार इफेक्टेड पूरी तेजी से उनका पीछा कर रहे थे। जेरी ने सीढ़ियों पर एक मशीन गिराकर उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे उससे भी कूद फान कर आगे निकल आए। जेरी और कैरिन बच्चों को लेकर किसी तरह छत पर आ पहुंचे। छत पर टियरी की रेस्क्यू टीम उन्हें लेने पहुंच चुकी थी। जेरी और कैरिन पूरी तेजी के साथ बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में सवार हो गए और हेलीकॉप्टर ने उड़ान भर ली। लेकिन उन इफेक्टेड लोगों को जैसे अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं थी। हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के लिए वे बिल्डिंग से ही छलांग लगाने लगे, पर रेस्क्यू टीम किसी तरह उनसे बच निकली और जेरी और उसके परिवार को लेकर यूनाइटेड नेशंस के कमांड शिप पर आ पहुंची। जमीन से 200 मील दूर समंदर में होने के कारण वो शिप अब तक एक सेफ जोन बनी हुई थी। वहीं जेरी टियरी से मिला, जिसने कैरिन और बच्चों को एक केबिन में ठहरा दिया और जेरी के साथ बाहर आया। टियरी ने बताया, प्रेसिडेंट मर चुके हैं और बाकी गवर्नमेंट अधिकारियों का भी कोई पता नहीं है। अब कोई भी शहर सुरक्षित नहीं है और बाकी देशों का भी यही हाल है। यह इन्फेक्शन इफेक्टेड लोगों के काटने से तेजी से फैल रहा है। कोई नहीं जानता कि यह इन्फेक्शन क्या है और इसकी फैलने की शुरुआत कहां से हुई। इस दौरान उस बेस पर साइंटिस्ट की एक टीम भी मौजूद थी, जो उस इन्फेक्शन के सोर्स का पता लगाने की कोशिश में जुटी थी। उनका मानना था कि यह इन्फेक्शन किसी वायरस के कारण फैल रहा है, जिसे वे लोग ज़ॉम्बी वायरस का नाम दे रहे थे। टियरी ने जेरी को बताया, करीब एक हफ्ते पहले हमें साउथ कोरिया के हमफ्रीज मिलिट्री बेस से एक ईमेल आया था, जिसमें उन्होंने ज़ॉम्बी शब्द का जिक्र किया था, जिसका मतलब होता है जिंदा लाश। हालांकि तब से ही हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है, पर हमें लगता है कि वो हमें इस महामारी के खतरे से ही सतर्क कर रहे थे। हमारे साइंटिस्ट की टीम में डॉक्टर फास्टबैक शामिल है।
वो एक वायरोलॉजिस्ट है। उनका अंदाजा है कि अगर हमें पता चल जाए कि ये वायरस कहां से और कैसे फैला, तो वो इस वायरस की वैक्सीन बना सकते हैं और इस महामारी को रोक सकते हैं। इसलिए हम डॉक्टर फास्टबैक को साउथ कोरिया भेजने वाले हैं ताकि वो इस वायरस की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन का पता लगा पाए। इसी दौरान यूएस नेवी के कैप्टन वहां आए। उन्होंने जेरी से कहा, जेरी, टियरी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। तुम यूएन के एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुके हो और तुम्हें खतरनाक से खतरनाक जंगों के बीच इन्वेस्टिगेटिंग का भी तजुर्बा है। इसलिए जरी, मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर फास्टबैक के साथ साउथ कोरिया जाओ और इस वायरस का पता लगाने में उन्हें असिस्ट करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर फास्टबैक एक रात भी अकेले वहां टिक पाएंगे। लेकिन जेरी इसके लिए राजी नहीं था, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को इस हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस पर कैप्टन ने उससे कहा, देखो जेरी, यहां सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो हमारे काम आ सके। इसलिए अगर तुम अपने परिवार को यहां रखना चाहते हो तो तुम्हें इस वायरस का पता लगाना ही होगा, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप पर भेज दिया जाएगा। अब कैप्टन ने जेरी के आगे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा था। जेरी अपने परिवार को अलविदा करके फास्टबैक और एक मिलिट्री टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो गया। एक लंबे हवाई सफर के बाद वे लोग साउथ कोरिया के हमफ्रीज मिलिट्री बेस पर लैंड हो गए। मिलिट्री टीम की अगुवाई में जेरी फास्टबैक को लेकर प्लेन से बाहर जाने लगा। तभी उन्होंने देखा कि आसपास इफेक्टेड लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, पर शायद अंधेरे के कारण इफेक्टेड उन्हें देख नहीं पा रहे थे। फास्टबैक हाथ में गन लिए डर से कांप रहा था। तभी अचानक ही अंधेरे से निकलकर एक इफेक्टेड उन पर हमला करने आया, पर एक सोल्जर ने उन्हें देख लिया और गोलियों से भून दिया। लेकिन उस आवाज से सारे इफेक्टेड उनकी ओर आकर्षित हो गए। फास्टबैक डर के मारे वापस प्लेन के अंदर भागा, पर तभी वो फिसलकर गिर पड़ा और उसकी गोली उस पर ही चल गई, जिससे फास्टबैक की मौके पर ही मौत हो गई। इतने में ही मिलिट्री की एक दूसरी यूनिट वहां पहुंची जो पहले से ही वहां मौजूद थी। वे लोग जेरी और बाकी टीम को लेकर एक बंकर के अंदर आ गए। वहां आते ही जेरी ने उस मिलिट्री टीम के कैप्टन से पूछा, क्या ये इफेक्टेड आवाज से आकर्षित होते हैं? इस पर कैप्टन ने कहा, हाँ, ये आवाज से आकर्षित होते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि गोलियों का इन पर कुछ खास असर नहीं होता, इसलिए इन्हें जला देना ही बेहतर है। फिर कैप्टन ने जेरी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा वो अनाड़ी साथी कौन था जो अपनी ही गोली का शिकार हो गया? इस पर जेरी ने कहा, वो एक वायरोलॉजिस्ट था और हम यहाँ वायरस के बारे में पता लगाने आए थे, क्योंकि यूएस नेवी को 11 दिन पहले यहाँ से एक ईमेल मिला था जिसमें जॉम्बी शब्द का जिक्र था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? इस पर कैप्टन ने कहा, हम भी यहाँ उस ईमेल की छानबीन करने ही आए थे। ये बताकर कैप्टन उसे एक कमरे में ले आया जहां उन्होंने कई सारे इफेक्टेड लोगों को जलाकर राख कर दिया था। कैप्टन ने जेरी को बताया, जब हम यहाँ आए तो इस कमरे में 15 से 16 लोग एक आदमी को बेड से बांधने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी इफेक्टेड था और उसने उन सारे लोगों को काट लिया था। लेकिन कुछ ही देर में वे सब भी इफेक्टेड हो गए और मजबूरन हमें उन्हें जलाना पड़ा। ये सुनकर जेरी ने पूछा, ये आदमी जिसे ये लोग बेड से बांध रहे थे, क्या तुम्हें पता है कि इसे किसने काटा था? कैप्टन ने बताया, यहाँ के एक कर्नल ने हमें बताया था कि यह आदमी इस बेस का डॉक्टर था। इसे एक सोल्जर के मौत की पुष्टि के लिए एक गांव में भेजा गया था। दरअसल कुछ समय पहले वह सोल्जर इस बेस से भाग गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वह एक गांव वालों को अजीब हालत में मिला। गांव वालों का कहना था कि उसके मुंह से कुछ टार जैसा काला तरल निकल रहा था और वह अचानक ही गांव वालों को काटने की कोशिश करने लगा। तब गांव वालों ने उसे गोली मार दी और उसे तबेले में बांध दिया। शायद वह सोल्जर भी वायरस से इफेक्टेड होगा और उसने डॉक्टर को काट लिया होगा। इसलिए जब डॉक्टर वहां से वापस लौटा तो वह भी इफेक्ट हो चुका था और अपने ही मरीजों को काटने लगा था। और फिर यह सब हुआ। यह सुनकर जेरी ने कहा, वो कर्नल जिसने तुम्हें यह सब बताया, वो कहाँ है? इस पर कैप्टन ने जली हुई लाशों की ओर इशारा किया। वो कर्नल जलकर राख हो चुके उन इफेक्टेड लोगों में से एक था। उसकी सिर्फ उंगलियां ही बाकी रह गई थी। यह देखना खौफनाक था कि शरीर के बिना भी उसकी उंगलियों में हलचल हो रही थी। इस पर जेरी ने कहा, क्या तुम जानते हो वो सोल्जर कैसे इफेक्ट हुआ होगा? इस पर कैप्टन ने कहा, हमें नहीं पता और अब हम पता लगा भी नहीं सकते क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स जल चुके हैं। ना जाने ये वायरस कहां से आया होगा। इसी दौरान जेरी ने एक सोल्जर को लंगड़ा कर चलते हुए देखा और उससे पूछा, कहीं तुम्हें भी तो इफेक्टेड ने नहीं काटा? इस पर कैप्टन ने कहा, यह तो इसकी पुरानी बीमारी है, लेकिन यह बड़ा किस्मत वाला है। जब हम यहाँ आए तो ये अंदर छानबीन करने घुसा। उसी वक्त वहां 6-7 इफेक्टेड लोगों ने इसे घेर लिया। यह उनके बीच में ही खड़ा था पर उन्होंने इसे छुआ तक नहीं। सच में लकी आदमी है ये। इसी तरह बातें करते हुए वे लोग वहां से निकल रहे थे। तभी जेरी को वहां जेल में बंद एक कैदी नजर आया जो पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। उसके बारे में पूछने पर कैप्टन ने बताया, ये हमारे ही देश का एक CIA एजेंट है। साउथ कोरियंस ने इसे गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ कोरियंस को गन्स बेचते हुए पकड़ा था। एक नंबर का सनकी है ये सुन जेरी उस एजेंट के पास आया। सचमुच अजीब था वह।
उसने अपने ही हाथों से लगभग अपने सारे दांत उखाड़ लिए थे। जेरी ने उससे पूछा, तुमने नॉर्थ कोरिया को गन्स क्यों बेची? क्या गन्स की मदद से वो वायरस से बच पाए? इस पर उस एजेंट ने मुस्कुरा कर कहा, गन्स, वह तो बस उनकी अधूरी कोशिश थी। उन्होंने वायरस से बचने का इससे भी खौफनाक उपाय निकाला। ये बताते हुए उस एजेंट ने अपना एक और दांत उखाड़ दिया और कहा, वो उपाय था ये, उन्होंने इफेक्टेड लोगों की ताकत ही छीन ली। 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने अपने 23 मिलियन लोगों के पूरे दांत ही उखाड़ लिए। अच्छा आइडिया था। दांत नहीं होगा तो इफेक्टेड लोग किसी को काट नहीं पाएंगे और इन्फेक्शन फैलेगा ही नहीं। ये सुन जेरी ने कहा, यह तो पागलपन है। पर एजेंट ने भड़कते हुए कहा, पागल वो नहीं, हम हैं जो विज्ञान के भरोसे बैठे हैं। हमें भी ऐसा ही कोई उपाय करना चाहिए था जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने किया और इजराइल ने भी। पर इजराइल ने क्या किया? जेरी ने पूछा। इस पर एजेंट बोला, महामारी फैलने से पहले ही उन्होंने कुछ ही दिनों के भीतर अपने देश के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। इस पर जेरी ने चौंक कर कहा, लेकिन वो लोग तो हजारों सालों से वहां दीवार खड़ी कर रहे हैं। एजेंट बोला, वही तो सोचने वाली बात है। आखिर हजारों सालों से चला रहा काम पिछले हफ्ते ही क्यों खत्म हुआ? एजेंट ने आगे कहा, यर्गन वॉमन, इजराइल के जेरूसलम का ये आदमी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। ये जानकारी मिलते ही जेरी ने अपनी टीम से कहा, प्लेन रेडी करो, हम जेरूसलम जा रहे हैं। हालांकि उस वक्त जेरी का प्लेन तक पहुंचना भी काफी मुश्किल था, क्योंकि बंकर के बाहर ढेरों इफेक्टेड का जमावड़ा लगा हुआ था। हालात को देखते हुए कैप्टन ने जेरी और एयरप्लेन के पायलट को साइकिल पर प्लेन की ओर भेजा, ताकि ज्यादा शोर भी ना हो और वे जल्दी प्लेन पर पहुंच जाए। इसके बाद कैप्टन और उसकी टीम उनकी हिफाजत के लिए छुपकर उनकी निगरानी करने लगी। जेरी और पायलट अपनी पूरी ताकत के साथ साइकिल के पहियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर तभी आगे चलकर पायलट का कपड़ा फेंसिंग तारों में फंस गया। उससे आजाद होने की जद्दोजहद में वहां बहुत ज्यादा शोरगुल मच गया, जिससे इफेक्टेड तूफान की तरह उनकी ओर दौड़ पड़े। जेरी और पायलट अपनी पूरी तेजी के साथ साइकिल पर भागते रहे। वे प्लेन तक पहुंचने ही वाले थे कि तभी एक इफेक्टेड जेरी पर झपट पड़ा, लेकिन उसके जेरी को काटने से पहले कैप्टन वहां आ पहुंचा और उसने उस इफेक्टेड को खत्म कर दिया। जेरी और पायलट सही सलामत प्लेन के अंदर आ गए, लेकिन उन्हें बचाने की जद्दोजहद में कैप्टन खुद इफेक्ट हो गया। पर खूंखार होने से पहले ही उसने खुद को ही शूट कर लिया। कैप्टन के बलिदान की बदौलत जेरी पायलट के साथ सुरक्षित जेरूसलम की ओर रवाना हो गया। जेरूसलम पहुंचते ही इजरायली आर्मी की एक यूनिट ने जेरी को यर्गन तक पहुंचाया। यर्गन इजराइल का एक बड़ा अधिकारी था। जेरी ने उससे मिलते ही पूछा, आपको वायरस के बारे में कैसे पता चला? इस पर यर्गन ने कहा, हमें एक हिंदुस्तानी जनरल से मिले संदेश से इसके बारे में पता चला। उन्होंने लिखा था कि वह राक्षसों से लड़ रहे हैं, और राक्षस का मतलब होता है जॉम्बीज यानी कि जिंदा लाश। यह सुनकर जेरी ने हैरानी से पूछा, आप लोगों ने सिर्फ एक संदेश को पढ़कर अपने देश में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी? इस पर यर्गन ने बताया, हम सदियों से खतरों को नजरअंदाज करते आए हैं, जिसकी हमें हर बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। इसलिए हमने एक रणनीति बनाई। हमने 10 विशेषज्ञों की एक टीम चुनी, जिसमें अगर 9 लोग किसी विचार से सहमत होते हैं तो 10वें व्यक्ति को उन्हें गलत साबित करना है, भले ही उनके विचारों को गलत साबित करना असंभव ही क्यों ना हो। इस रणनीति का मकसद ये था कि कोई भी खतरा, चाहे वो विश्वास करने लायक ना भी हो, वो हमसे नजरअंदाज ना हो पाए। ऐसे ही जब हमारे 9 विशेषज्ञों को लगा कि भारत से आए संदेश में लिखे राक्षस का मतलब कुछ और भी हो सकता है, तब मैंने इन्वेस्टिगेशन की और उन्हें गलत साबित किया, और इसी की वजह से हम इस संकट से बच पाए हैं। जेरी ने कहा, यानी कि वह 10वें विशेषज्ञ आप ही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह वायरस भारत से आया है? इस पर यर्गन ने कहा, यह वायरस कहां से आया? ऐसे वक्त में यह पता लगाना नामुमकिन है। इसलिए इस वक्त हमें इलाज ढूंढने के बजाय इस संकट से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। ये बताता हुआ यर्गन जेरी को देश के बॉर्डर पर ले आया, जहां लगातार लोगों को रेस्क्यू करके दीवार के अंदर लाया जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि जितने कम लोग इफेक्ट होंगे, सेना को इफेक्टेड का सामना करने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन वही दीवार के उस पार और हजारों की संख्या में इफेक्टेड दीवार के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान दीवार के अंदर रेस्क्यू करके लाए गए सर्वाइवर्स जिंदा बचने की खुशी में लाउड स्पीकर पर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। तभी लाउड स्पीकर की आवाज ने जैसे उन इफेक्टेड लोगों को पागल कर दिया। वे किसी टावर की तरह एक के ऊपर एक चढ़कर उस ऊंची दीवार को भी पार कर गए। इफेक्टेड की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मिलिट्री की गोलियां भी उन्हें नहीं रोक पा रही थी। इफेक्टेड जानवरों की तरह लोगों पर झपटते और उन्हें इफेक्ट करने लगे। यह देख यर्गन ने अपनी आर्मी टीम से जेरी को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाने का आदेश दिया और वहां से भाग निकला। आर्मी सोल्जर्स जेरी को बचाकर वहां से ले जाने लगी, लेकिन इफेक्टेड एक के बाद एक सोल्जर्स को भी इफेक्ट करते जा रहे थे। बाकी बची टीम जेरी को एक संकरे रास्ते से लेकर भागने लगी। इसी दौरान भागते हुए जेरी ने एक छोटे बच्चे को देखा। देखकर ही लग रहा था कि वह बच्चा कैंसर या किसी बीमारी से पीड़ित है। इफेक्टेड झुंड के झुंड उस बच्चे के पीछे ही थे।
उसका बचना अब नामुमकिन था। पर तभी कुछ अजीब हुआ। इफेक्टेड ने उस बच्चे को छुआ तक नहीं। वे उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। ये देख जेरी भी हैरान रह गया। जेरी आर्मी टीम के साथ लगातार भागता रहा, पर तभी एक इफेक्टेड ने उस टीम की एक फीमेल सोल्जर के हाथ में काट लिया। यह देख जेरी ने बिना एक पल सोचे खंजर से उस लड़की का वो हाथ ही काट दिया। वो लड़की दर्द से तड़प उठी, पर यह उसकी खुशनसीबी थी कि वो इफेक्ट नहीं हुई। आखिरकार जेरी और बाकी टीम उस लड़की को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, पर तब तक इन्फेक्शन के डर से जेरी का पायलट प्लेन लेकर वहां से जा चुका था। तभी जरी और बाकी सोल्जर्स ने एक दूसरे प्लेन को रोका। जेरी उस लड़की के साथ प्लेन के इमरजेंसी दरवाजे से प्लेन में सवार हो गया और आखिरकार वे लोग इजराइल से निकल गए। प्लेन में आते ही जेरी ने सबसे पहले फर्स्ट एड से उस लड़की के हाथ की मरहम पट्टी की। उस लड़की ने जान बचाने के लिए जेरी का शुक्रिया अदा किया और जेरी को सिगन के तौर पर अपना परिचय दिया। पर उसने दुख जताते हुए कहा, हाथ के बिना तो अब मैं केवल बोझ बनकर रह गई। ये सुनकर जेरी के दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि साउथ कोरिया में इफेक्टेड ने लंगड़ा कर चल रहे उस बीमार सोल्जर को इफेक्ट नहीं किया था और यहाँ उन्होंने उस बीमार बच्चे को नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही जेरी ने कुछ और लोगों को भी देखा था जो बीमार लग रहे थे और इफेक्टेड उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। इससे जेरी को समझ आया कि बीमार लोगों का शरीर इस वायरस के लिए सिर्फ एक बोझ है, इसलिए इफेक्टेड केवल स्वस्थ लोगों को इफेक्ट करते हैं। जेरी को अब इस वायरस की कमजोरी पता चल चुकी थी। उसने उसी वक्त टियरी को कॉल किया और उससे किसी रिसर्च लैब का एड्रेस मांगा जो वायरस की वैक्सीन बनाती हो। जेरी ने एयरप्लेन के पायलट से टियरी की बात कराई। टियरी की टीम ने पायलट को कार्डिफ शहर का एड्रेस दिया, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसर्च सेंटर था और वह शहर उनकी लोकेशन से करीब ही था। इसके बाद उन्होंने कार्डिफ शहर की ओर रुख कर लिया। इसी दौरान प्लेन के पीछे के केबिन में एक अजीब वारदात हो रही थी। एक डॉग बाथरूम की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। उसे देख एक अटेंडेंट वहां आई और उसने बाथरूम के डोर का लॉक खोल दिया, पर ना जाने क्यों वो कुत्ता दुम दबाकर वहां से भाग निकला। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से गुर्राता हुआ एक इफेक्टेड बाहर आया और उस अटेंडेंट पर झपटकर उसे काट लिया। कुछ ही सेकंड्स में वो अटेंडेंट भी खूंखार हो गई और देखते ही देखते उन्होंने एक के बाद एक लोगों को काटना शुरू कर दिया। उनका शोर शराबा सुन जेरी ने पर्दे के पीछे से उस केबिन में झांक कर देखा। अंदर सारे लोग इफेक्ट हो चुके थे। जेरी ने अपने केबिन के सभी लोगों से शांत रहने को कहा और उनके साथ मिलकर बैग्स और ट्रॉली से दरवाजे को पैक करने लगा। पर तभी एक बैग गिरने से वहां शोर मच गया और सारे इफेक्टेड उस केबिन की ओर दौड़ पड़े। जेरी किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ सिगन के पास आया। उस वक्त तक प्लेन के सारे पैसेंजर इफेक्ट हो चुके थे। जेरी को अब बचने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। तभी उसने सिगन के पास एक ग्रेनेड देखा। उसने वो ग्रेनेड आगे एक खिड़की पर दे मारा, जिससे प्लेन में एक बड़ा सा होल हो गया और सारे इफेक्टेड प्लेन से बाहर उड़ गए। जेरी ने सिगन को एक सीट पर बिठाया और खुद भी एक सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लिया। पर अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। पायलट ने एक जंगल में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, पर उस लैंडिंग में प्लेन के परखच्चे उड़ गए। उस क्रैश में सारे लोग मारे गए। हालांकि जेरी और सिगन सीट पर होने के कारण बच गए थे, पर जेरी के पेट में एक लोहे का पुर्जा घुस गया था, जिससे जेरी बुरी तरह घायल हो चुका था। खुशकिस्मती से वे लोग कार्डिफ शहर के करीब ही क्रैश हुए थे। वहां पास ही एक WHO रिसर्च फैसिलिटी मौजूद थी। सिगन और जेरी किसी तरह संभलते हुए फैसिलिटी तक आ पहुंचे, पर वहां आने तक जेरी की हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश हो गया। इसी दौरान दूसरी ओर यूएन के कमांड शिप पर कैप्टन लगातार जेरी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर जब उनका जेरी और प्लेन दोनों से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने मान लिया कि जेरी मर चुका है। अब जब उनके लिए जेरी मर चुका था तो उन्होंने जेरी की फैमिली को वहां से दूसरे रिफ्यूजी कैंप पर शिफ्ट कर दिया। उधर जेरी जब बेहोशी से जागा तो उसने खुद को स्ट्रेचर पर पाया। जेरी WHO की रिसर्च फैसिलिटी में सुरक्षित था, जहां उसके जख्म की मरहम पट्टी भी कर दी गई थी। जेरी आज 3 दिनों बाद होश में आया था। इतने में ही 2 डॉक्टर्स जेरी के पास आए जो उस फैसिलिटी के इंचार्ज थे। उन्होंने जेरी से उसका परिचय पूछा। इस पर जेरी ने फोन पर टियरी से उनकी बात कराई। इसी दौरान टियरी से जेरी को यह भी पता चला कि कैप्टन ने उसकी फैमिली को रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया है। यह सुन जेरी और ज्यादा परेशान हो उठा, लेकिन डॉक्टर ने जेरी को हौसला दिया कि उसकी फैमिली सुरक्षित होगी। इसी दौरान सिगन भी वहां आ गई। वो अब बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद डॉक्टर ने जेरी से पूछा, आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जेरी ने कहा, बीमारी। जेरी ने उन्हें बताया, यह वायरस फैलने के लिए एक स्वस्थ शरीर की तलाश करता है, इसलिए इफेक्टेड लोग बीमारों पर हमला नहीं करते और हम वायरस की इस कमजोरी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को बीमारी देकर उनकी जान बचा सकते हैं। पर यह सुनकर डॉक्टर्स हंस पड़े। एक डॉक्टर ने कहा, मिस्टर लेन, हो सकता है आपकी बात सही भी हो, पर किसी को इस वायरस से बचाने के लिए उसे बीमार करना यह कोई इलाज नहीं है। पर जेरी ने कहा,
ये इलाज नहीं है, पर यह बीमारी हमारे लिए कामोफ्लाज बन सकती है जिससे हम इफेक्टेड की नजरों से छुप सकते हैं। लेकिन बीमारी ऐसी होनी चाहिए जो घातक तो हो पर उसका इलाज संभव हो। इस पर डॉक्टर ने कहा, वह तो ठीक है मिस्टर लेन, पर आपकी थ्योरी को साबित करने के लिए किसी को बीमार होना पड़ेगा और उसे इफेक्टेड के पास जाना होगा। पर ऐसी बेवकूफी भला कौन करना चाहेगा? इस पर जेरी ने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूं, पर क्या आपके पास ऐसी कोई बैक्टीरिया या वायरस है जो मुझे कुछ समय के लिए बीमार कर सके? इस पर डॉक्टर ने कहा, हाँ, हमारी लैब में टाइफस, स्वाइन फ्लू और सार्स जैसे डिजीज के सैंपल्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह लैब दूसरे सेक्शन में है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। यह कहकर डॉक्टर ने जेरी को एक फुटेज दिखाया और बताया, इस महामारी के फैलने के 1 घंटे बाद हमारे चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट वहां सैंपल्स की जांच कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद इफेक्ट हो गए और अब उस सेक्शन में करीब 80 इफेक्टेड मौजूद है। इसलिए उस लैब में जाना मतलब अपनी ही मौत को दावत देने जैसा होगा। पर जेरी ने वहां जाकर सैंपल लाने का ठान लिया। इसमें सिगन भी जेरी के साथ थी और सीनियर डॉक्टर ने भी उनके साथ आने का फैसला किया। वे तीनों एक कॉरिडोर से होते हुए दबे पाव लैब की ओर निकल पड़े। लैब में आकर उन्होंने देखा कि वहां हर तरफ इफेक्टेड का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन जेरी, सिगन और सीनियर डॉक्टर बिना शोर किए उनसे छुपते छुपाते उस वॉल्ट की ओर बढ़ते रहे जहां सैंपल्स मौजूद थे। लेकिन तभी हड़बड़ी में सीनियर डॉक्टर एक मशीन से टकरा गया जिसकी आवाज से आकर्षित होकर एक इफेक्टेड उनकी ओर आने लगी। ये देख सिगन ने उसे गोली से उड़ा दिया। तभी गोली की आवाज सुनकर सारे इफेक्टेड तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़े। जेरी, सिगन और डॉक्टर पूरी तेजी के साथ वहां से भागे, पर इफेक्टेड से पीछा छुड़ाना काफी मुश्किल था। खतरे को देखते हुए जेरी ने सिगन और डॉक्टर को दूसरे रास्ते भेज दिया और खुद लोहे की रॉड से आवाज करता हुआ इफेक्टेड का ध्यान अपनी ओर खींचने लगा, जिससे सारे इफेक्टेड जेरी की ओर दौड़ गए। मौका पाकर सिगन और डॉक्टर वहां से भाग निकले और वापस अपने लैब में लौट गए और दरवाजा बंद कर दिया, पर इफेक्टेड दरवाजे पर ही जमा हो गए। अब तो जेरी का वापस लौट पाना नामुमकिन था। उधर जेरी सारे इफेक्टेड से पीछा छुड़ाकर वॉल्ट तक पहुंच चुका था जहां वो सैंपल्स मौजूद थे। जेरी उस वॉल्ट में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब जेरी के सामने बैक्टीरिया और वायरस के सैंपल्स तो थे, लेकिन इतने सारे सैंपल में कौन सा किस बीमारी का सैंपल है उसे समझ नहीं आया। उसने सारे सैंपल्स एक बक्से में भर लिए, लेकिन तभी एक इफेक्टेड भटकता हुआ वॉल्ट के दरवाजे तक आ पहुंचा। जेरी अब वहां फंसकर रह गया था। जेरी को समझ आ गया कि उसकी थ्योरी को साबित करने का वक्त आ चुका है। उसने सैंपल की एक शीशी उठाई। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह सैंपल उसे कौन सी बीमारी से ग्रस्त कर देगा, पर जेरी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने उस सैंपल को खुद पर इंजेक्ट कर लिया। उसने कुछ देर इंतजार किया। उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हुआ, पर अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। देखना यह था कि क्या सचमुच इफेक्टेड लोग बीमारों को नजरअंदाज करते हैं या फिर यह बस जेरी की गलतफहमी है। जेरी ने हिम्मत बांधकर डरे सहमे वॉल्ट का दरवाजा खोल दिया। तभी वो इफेक्टेड गुर्राता हुआ लपक कर उसके पास आया, लेकिन उस इफेक्टेड ने जेरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जेरी का अंदाजा सही साबित हुआ। जेरी आराम से उस इफेक्टेड के सामने से निकल गया। यह देख जेरी को मॉनिटर कर रहे सिगन और डॉक्टर्स के अंदर भी खुशी की लहर दौड़ उठी। फिर आगे आकर जेरी ने एक वेंडिंग मशीन से कैंस नीचे गिराई, जिसकी आवाज से दरवाजे पर खड़े इफेक्टेड तेजी से उसकी ओर आने लगे, पर उन्होंने भी जेरी को छुआ तक नहीं और आवाज की दिशा में बढ़ गए। जेरी डिजीज के सैंपल्स लेकर वापस अपने साथियों के पास लौट आया। डॉक्टर्स ने बिना देरी किए जेरी को वैक्सीन लगाकर बीमारी से मुक्त कर दिया। जेरी की बदौलत अब दुनिया को इस वायरस से लड़ने की एक ताकत मिल चुकी थी। जेरी सिगन के साथ अपने परिवार के पास लौट आया। हालांकि तब तक दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी इफेक्टेड हो चुकी थी, पर WHO ने बचे हुए लोगों के लिए स्मॉल पॉक्स और स्वाइन फ्लू जैसे वायरस का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित वैक्सीन तैयार की, जो इफेक्टेड के लिए कामोफ्लाज की तरह काम करती थी। ये वायरस का इलाज तो नहीं था, पर इससे साइंटिस्ट को इलाज ढूंढने का वक्त मिल चुका था और मानव जाति को बचाने की उम्मीद भी।